अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू इंग्लिश विद सुहाना। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का ये जो नावल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम में सबसे पहले लव एंड मैरिज है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले ये बताते चलूँ कि दो वीडियोस इस पर ऑलरेडी बनाकर मैंने अपलोड कर दी हैं, और उन दोनों वीडियोस में एक में तो ये बताया है कि जेन ऑस्टन वाज मार्क्सिस्ट बिफोर मार्क्स, यानी मार्क्स कार्ल मार्क्स के आने से पहले और कार्ल मार्क्स की थ्योरी से पहले ही जो जेन ऑस्टन है वो मार्क्सिस्ट की फॉलोअर थी। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक और जो वीडियो है वो थी हमारी ओवरऑल प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से। उसके अंदर बहुत सारी कोटेशंस मैंने सर्च करके ऐड की हुई हैं, और इसके अलावा बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसमें टाइटल को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि थीम्स जो हैं वो नंबर 1 थीम है लव एंड मैरिज। लव में यहाँ देखते हैं कि हम ओवरऑल जो हमारा ये नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें लव जो है वो बेसिक थीम जा रही है। कैसे कि जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो जो हमारा पार्टनर हो वो लविंग और केयरिंग हो। तो इसी तरह से जेन का भी यही होता है, एक उसका एक मोटिव होता है, यही उसके माइंड में होता है। और दूसरी बात ये है कि जो एलिज़ाबेथ उसकी सिस्टर है उसके माइंड में भी यही चीज़ है, और इनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारी बच्चियों की जहाँ शादियाँ हों वो जिनके पार्टनर है वो लविंग और केयरिंग हो। तो ये जो चीज़ है ओवरऑल जो हमारा नावल है उसमें हमने देखी है। दूसरी जो चीज़ है मैरिज। मैरिज जनाब ये जेन ऑस्टन के नावल्स की मेन चीज़ है। लव एंड मैरिज दोनों जो हैं वो बेसिक थीम्स हैं हर नावल में। जेन ऑस्टन ने वर्क ही इस पर बहुत ज़्यादा किया है। मैरिज जो है हम देखते हैं कि थ्रू आउट द नावल वो यही बात हो रही है कि सिस्टर्स जो हैं वो दोनों सारी की सारी जो बेटियां हैं बेनेट फैमिली में, वो किसी न किसी तरह से मदर उनकी और उनके फादर और उनकी आप अपनी भी यही ख्वाहिश होती है और ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह से अच्छा पार्टनर ढूंढ लें। और यही एट द एंड जो है हम यही देखते हैं कि जितने भी कपल्स हैं उन सब की मैरिजेस हो जाती हैं। अब एक और जो नेक्स्ट चीज़ वो हम देख रहे हैं वो ये है कि सेकंड थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड जो है वो जो मेन नॉवल के जो हैं आप ये कहें कि जो प्रोटैगनिस्ट हैं एलिज़ाबेथ एंड डार्सी, दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं एक दूसरे के लिए। प्राइड उनके अंदर तकब्बुर होता है, गुरूर होता है। किस चीज़ का? डार्सी को इस चीज़ का होता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि एलिज़ाबेथ को इस बात का होता है कि वो जो है लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जान लेती है, समझ सकती है। विद इन अ सेकंड और विद इन सम सेकंड्स वो जो है इंसान को जज कर लेती है, इंसान की मेंटालिटी को और इंसान की नेचर को समझ जाती है, जबकि दोनों ही ऑपोजिट थे। अब हमने देखा कि जो एलिज़ाबेथ है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से ना विक्रम को जान सकी है, जो कि एक करप्ट इंसान है, और ना ही डार्सी को समझ सकी है। थ्रू आउट दी नावल इनके अंदर जो है एक टेंशन, जो वरीज जो है वो चल रही होती हैं, वो परेशानी में होते हैं, मुब्तला होते हैं। तो ये चीज़ जो है दोनों के अंदर मौजूद थी। थर्ड जो थीम है वो क्लास एंड फैमिली है। क्लास अगर हम एज अ थीम देखें तो हमें पता चलता है कि जो सोशल क्लास है वो जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इंसान के लिए। उस टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम्स थे उन चीज़ों को जेन ऑस्टन ने इस नावल के अंदर डिस्कस किया है। जैसे कि क्लास डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा था, कि जो लो फैमिली की लड़कियां हैं उनकी मैरिजेस हाई फैमिली में नहीं हो सकती, उनको पसंद नहीं किया जाता था। और जो हाई फैमिली के मेल लोग हैं उनको भी हाई फैमिली की जो लड़कियां हैं वही पसंद थी। लेकिन इसके अंदर, इस नावल के अंदर जेन ऑस्टन ने हमें एक सटायर और आयरनी दिखाई है। वो उसने ये हमें दिखाया है एट द एंड कि जो बेनेट फैमिली की लड़कियां हैं जैसे जेन है या एलिज़ाबेथ है, वो दोनों जो हैं एक
लोअर क्लास से बिलोंग करती है या मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। और जो डार्सी की जो आंट हैं वो नहीं चाहती कि डार्सी की मैरिज एलिजाबेथ से हो जाए। तो इस तरह से वो उनको ये होता है कि क्लास डिस्टिंक्शन है बहुत ज़्यादा, जो हमारे अंदर मैनर्स हैं वो मिडिल या लोअर क्लास में नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये क्लास डिस्टिंक्शन था बहुत ज़्यादा। और एज अ सटायर हम देखें या एज अ आयरनी देखें तो जेन ऑस्टन ने हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया है कि सोसाइटी पर उसने इस तरह से सटायर किया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फैमिली जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी सोसाइटी का। तो ये जो फैमिली बनाने का, फैमिली को बढ़ाने का और कपल्स की जो ये जो चीज़ हमें दिखाई है, जो एट द एंड जो है कपल 3 या 4 कपल होते हैं, जैसे मिस्टर कॉलिन्स और शार्लट होते हैं, फिर जेन और अ, इसका जो कपल है दूसरा, और फिर नेक्स्ट कपल है जो है एलिज़ाबेथ और डार्सी का। तो इस तरह से जो विक्रम और जो इसकी वाइफ जिसको भगाकर ये ले जाता है, छोटी जो सिस्टर लीडिया है उसको, तो इस तरह से फैमिली बन जाती है। तो एक और जो चीज़ है वो भी ये भी देखी जाती है कि क्लास और फैमिली की को मद्देनज़र अगर देखें, इस थीम को हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो फैमिलीज़ अपर क्लास की होती हैं, हाई क्लास की होती हैं, वो जो है अपनी जनरेशन की, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करते हैं। जबकि मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के लोग वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चों को नहीं जो है लेकर चल सकते। जैसे अब लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, और पैसे, ठीक है, मनी के बगैर ये चीज़ फुलफिल नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी पर्सन टू सर्वाइव विदाउट मनी इन दिस मॉडर्न एज। अब इस मॉडर्न एज में जब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई है और हर चीज़ प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, तो ये चीज़ पेरेंट्स जो स्पेशली जो मिडिल या लोअर क्लास के उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसी तरह हमने एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम बेनेट फैमिली की, कि इनकी जो बेटियां हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी डॉटर्स की जो तरबियत है वो नहीं कर सके। अब वो उनकी जो हरकतें होती हैं वो हमने देखी, लीडिया है या उसके साथ की जो एक सिस्टर है, ये किस तरह से जो है जाल में विक्रम के फंस गई और जो है इसको वो ले गया अपने साथ। फिर फोर्थ जो हम थीम देखते हैं वो वेमेन एंड फेमिनिज्म है। वेमेन की जो कंडीशन है वो इस टाइम पीरियड में हमें दिखाई गई है कि उस टाइम वेमेन जो है वो यानी किस तरह से सफरिंग कर रही थी। वेमेन के जो वेमेन है वो जॉब नहीं कर सकती थी, उसको इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकती थी। और बस ये होता था कि स्टार्ट से ही पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती थी, और वो अपनी फिर डॉटर्स के माइंड में ये चीज़ डाल देते थे कि उन्हें बस यंग होने के साथ ही उनको अपने घर भेज देना है, उनकी शादियां कर देनी है अच्छे पार्टनर ढूंढ कर, इस तरह से। तो ये जो चीज़ है ना उस टाइम विमेन के लिए थी, विमेन को उस तरह से राइट्स नहीं मिले हुए थे। फेमिनिज्म भी इसी थ्रू से हमें दिखाया गया है। जो जेन ऑस्टन है, जेन ऑस्टन फेमिनिस्ट थी, ठीक है। सोशल सोसाइटी में जो सोशल इश्यूज थे विमेन के लिए, उनको जो है हाईलाइट उन्होंने किया है अपने नॉवेल्स के अंदर। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है उन्होंने कि इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। अब जैसे हमने ये जो क्लास की जो थीम है, इसमें हम देखते हैं कि जो डार्सी की जो आंट है वो बहुत ज़्यादा नापसंद करती हैं एलिज़ाबेथ और जेन, यानी इस बेनेट फैमिली को। तो इस तरह से जो है ना विमेन के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई हुई थी। तो इस पर भी उसने, जेन ऑस्टन ने हमें सटायर दिखाया है। उसने तंज किया है किसके ऊपर, सोसाइटी पर, कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं। नंबर 5 जो थीम है वो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा, कि इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी जब हम देखते हैं कि एक जो तन्हा इंसान है वो किस तरह से सफरिंग कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी अगर एक मिडिल क्लास का एक इंसान है तो वो किस तरह से मुश्किल से गुजर रहा है विदाउट जो है सेटलमेंट, यानी उसकी कोई अगर सेटलमेंट नहीं हुई हुई है तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। सोसाइटी जो है वो उसके साथ नहीं खड़ी होती है।
बजाय इसके कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को एक इस परेशानी से, इस सफरिंग के जो का जो उसके लिए एक समा बना हुआ है वो उससे निकाले, ऐसा नहीं होता है। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी में जो है वो काफ़ी क्लैश होता है उस टाइम पीरियड में जब जेन ऑस्टन इन इस नॉवल को लिख रही थी। आगे देखते हैं हम, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जनाब ऐसे है कि जो जेन है वो बस ये चाहती है कि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी सी सेटल हो जाए। उसके बाद जेन भी यही चाहती है, यानी सारी की सारी सिस्टर्स जो हैं वो यही चाहती हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मनी की जो एक प्रॉब्लम इनके लिए बनी हुई है। तो जेन जो है वो डार्से के साथ जो है वो सॉरी एलिज़ाबेथ जो है वो डार्से को नापसंद कर रही होती है, और उसकी ये जो है ख्वाहिश होती है कि ये पर्सन कभी भी उसका हस्बैंड नहीं बन सकता। और उसको थ्रू आउट द नावल जो है वो उसको नापसंद करती है, और उसके लिए जो है एक हेट का जो मादा है अपने अंदर वो ये रखती है। और ऐसा फिर एंड में, यानी लास्ट वन जो हमारी थीम है उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ इनलाइटनमेंट को देखते हैं, और हमें ये पता चलता है कि जो इंटीग्रेशन थी एलिज़ाबेथ के अंदर, किस हवाले से थी कि एलिज़ाबेथ हो या जेन हो या कोई भी सिस्टर हो, उनका यही एक था मोटिव, या उनका एक यही एक माइंड था कि उनके जो हों इन लॉज हों वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों। इसी तरह से अब एंड में आके एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि जो डार्सी है ही इज़ अ गुड मैन, वो एक अच्छा इंसान है। जबकि विक्रम जो कि सिर्फ अपीयरेंस और फिज़िकल जो है वो एक हैंडसम मैन था, वो एक्चुअली एक करप्ट मैन था। तो इस तरह से अपने आप को समझा एलिज़ाबेथ ने भी, और उसके साथ-साथ डार्सी ने भी, कि जनाब सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। केयर एंड लव इज़ समथिंग। और अगर आपके पास दौलत है और आपके पास कोई केयर करने वाला इंसान नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो हम फिर ये देखते हैं कि जो एलिज़ाबेथ हैं उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम इंसान को कुछ पल में पहचान नहीं सकते। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि जब बॉल में डांसिंग कर रहे थे एलिज़ाबेथ एंड डार्सी, तो वहाँ पर इनके साथ इनका एक यानी फर्स्ट साइट में ही इनको एक दूसरे से हेट हुई थी, ये एक दूसरे को जान ही नहीं पाए थे। थ्रू आउट द नावल यही सिचुएशन चलती है, जबकि एंड में जाके इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो ये जो है एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ इनलाइटनमेंट थी। और फिर विक्रम के बारे में भी उसने जो ख्यालात अपने माइंड में रखे हुए थे, जो उसकी परसेप्शन थी विक्रम के बारे में, वो भी उसको समझ आ गई थी। और ये चीज़ें उसको कैसे पता चली थी, जब डार्से ने उसकी बहन लेडिया के लिए पेमेंट जो है वो पे की थी। किसको दी थी? विक्रम को दी थी, क्योंकि विक्रम कह रहा था कि जब तक आप मुझे कोई प्रॉपर्टी या कोई हाई अमाउंट नहीं मुझे देते हैं तब तक मैं आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रखूँगा। तो वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। तो फिर ऐसा हुआ कि जो डार्से है उसने रियलाइज़ नहीं करवाया था, इसने शो ऑफ नहीं करवाया कि मैंने जो है लिडिया के लिए पेमेंट जो है वो दी है। और ये बात जेन को और एलिज़ाबेथ को सबको बाद में पता चली थी। अब मिस्टर कॉलिंस और हम देखते हैं उनका जो उनके उसके फादर हैं, शार्लोट के फादर हैं मिस्टर लॉकस, वो जो हैं इसी तरह से एक अच्छे इंसान की तलाश में थे, जो कि मिस्टर कॉलिंस की फॉर्म में उनको मिल गया था। वो एक यानी नॉर्मल रिच मैन था, और उसके पास जो है वो घर भी था रहने को। और दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी की जो एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। तो इस तरह के आदमी की उनको बहुत अशद ज़रूरत थी। अ, और मिस्टर लोकस खुद भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक इंसान नहीं थे, करप्ट मैन थे, पुअर थे। और वो जनाब क्या करते हैं कि इस तरह से इस मिस्टर कॉलिंस का जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं।
दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ होती है इंटीग्रेशन में, जब हम देखते हैं तो वो उसको पसंद बिल्कुल नहीं करती है। तो वो ये चाहती है कि मैं अगर मैरिज करूँगी भी तो ऐसे इंसान से जिसको मैं अच्छी तरह से समझ सकूँ या जो मुझे अच्छी तरह से समझ सके। तो ये जनाब थीम्स थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं सिंबल्स की तरफ। सिंबल्स जनाब हमारे हैं हाउस। हाउस जो है वो सिंबलाइज कर रहा है एक्चुअली सोशल क्लास को, यानी सोशल स्टेटस को। सोशल क्लास जो है जिसका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, तो वो फील ये किया जाता है कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसा इंसान जिसकी जो जिसका हाउस बहुत ज़्यादा हाईली मटेरियल नहीं है और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टेड नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है कि वो लो क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन बना हुआ था हाउस के। हाउस जो है वो एज अ सिंबल यहाँ पर यूज़ की है। सेकंड जो हमारा सिंबल है वो है नेचर। नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है किसके लिए? जेन एलिज़ाबेथ या जेन के लिए। जेन जो है वो एक्चुअली नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लिबरल फील करती है और वो लिबर्टी फील करती है जब अपने आप को घर से बाहर यानी जब वो लेकर जाती है, खुद जब जाती है तो अपने आप को आज़ाद महसूस करती है और घर के अंदर वो तंग रहती है। जैसा हम जाते हुए देखते हैं कि जैन और इसकी सिस्टर जो है वो जब जाते हैं तो रास्ते में जैन बीमार हो जाती है, बारिश हो रही होती है और इनको फिर कुछ टाइम के लिए डार्सी के घर पर रहना पड़ जाता है जहाँ पर विक्रम भी मौजूद होता है। तो इस तरह से ये पसंद करती है नेचर को। नंबर 3 जो हमारी है, हमारा सिंबल है वो है डांसिंग। डांसिंग जो है वो एक्चुअली रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अब आप देखते हैं कि स्टार्ट में ही जब ये बॉल में होते हैं, डांसिंग ट्रैक पर होते हैं, तो वहाँ ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। जैसे कॉलिंस जो हैं वो मिस एलिज़ाबेथ के साथ डांस करते हैं और मिस्टर डार्सी जो है वो जेन के साथ। तो इस तरह से यहाँ से यानी बहुत क्लोजली अगर ये डांस करते हैं तो इट मीन्स दे हैव क्लोज रिलेशनशिप। अगर वो एक फॉर्मल तरह से डांस कर रहे हैं बिकॉज़ उस टाइम ये एक नॉर्मल ही समझा जाता था हमेशा से कि जो है डांसिंग जो है वो एक अम्यूज़मेंट का एक ज़रिया है, आपको प्लेज़र देता है। तो इस तरह से एक फॉर्मल जो है डांसिंग जो है वो क्लोज रिलेशनशिप को शो नहीं करता। ठीक है, तो ये जनाब थी हमारे सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिन स्टूडेंट्स का कल पेपर है, जो मज़ीद आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स देने लगे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियो है ये। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और लाज़मी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। एंड स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं इस नॉवल के। एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है एक्चुअली? ये होता है कि सेल्फ नॉलेज, अपने आप को रियलाइज़ करना, सेल्फ इनलाइटमेंट होना कि इंसान अपने आप को कितना जज कर सकता है या दूसरों को कितना जज कर सकता है। अपने आप के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव कोई थिंकिंग रखना या किसी दूसरे के बारे में बिल्कुल अपोजिट रखना या इस तरह की चीज़ जो है ये इस नॉवल की बेसिक प्रॉब्लम है। जैसा कि जेन एंड डार्सी के साथ हुआ था। जेन जो है और डार्सी जो है वो एक दूसरे को बहुत बुरा समझ रहे होते हैं और एलिज़ाबेथ की शादी नहीं होने दे रही होती जेन। उसका ये मानना होता है कि डार्सी जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब यही चीज़ डार्सी भी सोच रहा था कि ये जो है मेरे लिए एक सूटेबल कपल नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये जो है एक बेसिक प्रॉब्लम था इस नॉवल का। तो जेन ऑस्टन के मोस्टली नॉवेल्स में यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन शो की गई है, सेल्फ इनलाइटमेंट, यानी एक इंडिविजुअल किस तरह से प्रोग्रेस करता है अपनी नेचर को लेकर। जैसे एक बच्चा जो है वो अपने यानी अपने ग्रोइंग पीरियड में जाता है और फिर एक यंग जो है मैन बनता है और फिर उसके बाद जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाता है। तो इसी तरह से जेन ने भी अपने कैरेक्टर्स को इसी तरह से हैंडल किया है। वो अपने आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को एज अ पपेट जो है वो यूज़ कर रही होती है कि किस तरफ वो जा रहे हैं, किस ओर वो जा रहे हैं। वो ये करते हैं कि अपनी अपने आप को
सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप को समझते हैं और उसके बाद जो है वो अपने आप को समझने के बाद कोई राइट डिसीजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे जनाब हमारे मेन टॉपिक्स। और एक और चैनल जनाब मैंने लॉन्च किया है हाल ही में, सुल्ताना का जहान। स्टूडेंट्स इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे। मेरी लाइफ के जो थोड़े बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। शॉर्ट्स में भी हैं कुछ और कुछ 3 to 4 मिनट्स की वीडियोस हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।